गुड मॉर्निंग। पिछला क्लास में आपको एक वीडियो बनाए थे, वो संबंधित था भारत की प्रमुख फसलें से। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर जो भी स्टूडेंट उसको पूरा देखे होंगे तो पूरा का पूरा समझ में ज़रूर आया होगा। उसमें सबका ट्रिक भी बताए थे। इसलिए कहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स पूरा वीडियो को देखें, और पूरा वीडियो को देखेंगे तो निश्चित है कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए, आज के क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कैसे बनता है कोई आदमी। टॉपिक यही हम लेके चलते हैं कि प्रधानमंत्री कैसे बनता है। बहुत सारे लोग दैनिक जीवन में सोचते हैं कि प्रधानमंत्री कैसे बन जाता है आदमी, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उम्र होनी चाहिए, ये सब कंडीशन कौन से कंडीशन होने चाहिए। तो मेरा टॉपिक है कि प्रधानमंत्री कैसे बनता है। आपको प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, है ना, यानी प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई या प्रधानमंत्री कैसे बनता है कोई भी व्यक्ति। तो इसमें सबसे पहले हम बता दें, ऐसे आप जानते हो कि देश के प्रधानमंत्री होते हैं। बहुत सा जिनके पास कम आइडिया रहती हैं तो बहुत से सोचते हैं कि राज्य का भी प्रधानमंत्री होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। देश का प्रधानमंत्री होते हैं, देश के राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री कई हैं, देश में कई मुख्यमंत्री हैं, जितने राज्य उतने मुख्यमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री एक होते हैं देश में, जो देश के होते हैं। अब आपको हम बताएं कि आपको प्रधानमंत्री कैसे बनता है कोई आदमी, उसके लिए क्या क्या होनी चाहिए। तो बेटा, ये सबसे पहले बताएं आपको, हम एकदम आपको चरण बाई चरण बताएंगे, आपको सिस्टमेटिक रूप से जो कहते हैं हम लोग वो बताएंगे आपको। इसमें सबसे पहले बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको क्या सबसे पहले होने चाहिए। तो प्रधानमंत्री आपको बनने के लिए सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि किसी व्यक्ति का जो योग्यता होनी चाहिए। योग्यता क्या है? प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कम से कम 25 साल होनी चाहिए। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले हम योग्यता बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता, आपको योग्यता में हो गया, जिसको अर्हता भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिफिकेशन अच्छी है तो वो करेंगे योग्यता। तो इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 से कम वाले आदमी, जिनकी आयु 25 साल से कम है, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। सबसे पहली बात तो गौ करेंगे, उम्र 25 वर्ष, न्यूनतम आयु, अधिकतम का कोई सीमा नहीं है। अधिकतम 90 साल वाला भी बन सकता हो, मतलब जब तक जिंदा है और सभी अर्हता को पूरा करता है जो प्रधानमंत्री बनने के लिए होना चाहिए, तो वो भी बन सकता है। माने अधिकतम सीमा की कोई आपका अधिकतम सीमा आपको कितनों भी हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन न्यूनतम कितना? 25 वर्ष। यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम का कोई सीमा निर्धारित नहीं है। दूसरा बात, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे भारत का नागरिक होनी चाहिए, यानी भारत का ही आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। उसे भारत का नागरिक होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक होनी चाहिए। तीसरा ध्यान देंगे, उसे लोकसभा या उसे ऐसे समानता, उसे लोकसभा का सदस्य होनी चाहिए। आपको क्लियर कर दें, उसे समानतः लोकसभा का सदस्य होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि लोकसभा का सदस्य क्या हुआ? आपको ये तो समझते हैं कि जो भारत का नागरिक तो समझते हैं, उम्र भी समझते हैं, लेकिन लोकसभा का सदस्य होनी चाहिए मतलब, इसका मतलब आपको पता होगा बेटा आपको कि भारत में लोकसभा का चुनाव होता है। ये सब लोग वाकिफ हैं। भारत में लोकसभा का क्या होता है? चुनाव।
आपको क्लियर कर दें, लोकसभा का चुनाव होता है। आपको ये भी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव कहाँ होता है? लोकसभा के क्षेत्रों में होता है। लोकसभा का क्षेत्र कहाँ है? आपको इंडिया के भिन्न भिन्न हिस्सों में है। वो क्षेत्र कैसे बना? तो जवाब होगा जनसंख्या के अनुसार बना। तो इसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अब इसका मतलब हम आपको क्लियर कर दें, तो ये लोकसभा, ध्यान देंगे, लोकसभा का सदस्य किसको कहते हैं? जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव जीता, जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव जीता है। आपको पता होगा कि, ध्यान देंगे, आपको लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए उसे किसी लोकसभा के क्षेत्र से खड़ा होना पड़ता है। आप जानते हैं कि लोकसभा का भी चुनाव होता है, राज्यसभा का भी चुनाव होता ही है, ये सबको पता है। तो ये लोकसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों में होती हैं। अब लोकसभा का चुनाव क्षेत्र क्या है, आपको हम क्लियर कर दें। मान लो बेटा कि ये इंडिया है, इंडिया, ठीक है, इतना दूर में इंडिया फैला हुआ है। तो कहा गया है कि आपको इंडिया को कई लोकसभा क्षेत्रों में बांट दी गई हैं। ये बांटी गई हैं, बांटने का कोई आधार होगा? लोकसभा को कई क्षेत्रों में बांट दी गई हैं, अब बांटने का आधार होगा। क्या आधार है इसमें? कि 7.5 लाख की आबादी पर, 7.5 लाख की आबादी पर, 7.5 लाख की आबादी पर एक लोकसभा का क्षेत्र होगा। आबादी माने जनसंख्या, आबादी पर 7.5 लाख की आबादी पर एक लोकसभा का क्षेत्र होगा। तो सोचो बेटा कि इंडिया है, ये इंडिया है, ध्यान देंगे, तो ये पूरा इंडिया है। इंडिया मान लो कि इतना दूर एक लोकसभा का क्षेत्र बन गया। इसका मतलब हुआ कि इस क्षेत्र की आबादी कितनी है? 7.5 लाख की आबादी है, ठीक है। यानी पूरे इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, ध्यान देंगे, उनमें से 7.5 लाख की आबादी को आधार मानकर उसको कई लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया गया। माने जितना दूर तक 7.5 लाख की आबादी हो गई, मान लें कि इंडिया के इतना हिस्सा की आबादी 7.5 लाख है, तो एक लोकसभा का क्षेत्र बन गया। फिर इतना से इतना दूर तक में भी 7.5 लाख लोग रहते हैं, तो एक लोकसभा का क्षेत्र यहाँ भी बन जाएगा। तो इस तरह से 2 लोकसभा का क्षेत्र हुआ। ऐसे ऐसे लोकसभा के कई क्षेत्र हैं। वर्तमान में कहा जाता है कि लोकसभा के आपको 543 क्षेत्र हैं। कितना क्षेत्र है? जैसे एक हुआ ना बेटा आपका, एक ये पहला लोकसभा क्षेत्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा ऐसे पूरे इंडिया में आपको 543 लोकसभा के क्षेत्र हैं। 543 लोकसभा के क्षेत्र हैं, ये जान जाइए, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि लोकसभा का क्षेत्र समझ गए होंगे कि लोकसभा का क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर बनाया गया, और जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 7.5 लाख। तो ये पूरा इंडिया मान लिए हैं, 7.5 लाख की आबादी पर एक लोकसभा का क्षेत्र है। तो एक लोकसभा का क्षेत्र हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ऐसे ऐसे आपको 543 लोकसभा के क्षेत्र हैं। आपको ऐसे ऐसे कितने क्षेत्र हैं? 543 लोकसभा का क्षेत्र है, जिसको लोकसभा का सीट भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई पूछे बेटा, ध्यान देंगे, ये लोकसभा का क्षेत्र है, और गौर करेंगे लोकसभा का क्षेत्र है, आपको हम क्लियर कर दें। आप प्रत्येक लोकसभा के क्षेत्र में चुनाव होता है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो ये 543 क्षेत्रों में चुनाव होता है, क्योंकि पूरे इंडिया में 543 लोकसभा के क्षेत्र हैं। एक प्रश्न मन में उठ रही होंगी, ये क्या चीज़ बता रहे हैं? हम तो आज तक पढ़े 545 पढ़े। कुछ लोग कहते होंगे कि हम तो 552 भी पढ़े। बेटा सब वो 552 का आंसर होगा, 543 आंसर कब होगा, 545 आंसर कब होगा, 2 आंसर कब होगा, ये बताएंगे आपको हम। ये सारा क्लियर कर देते हैं, आपको टेंशन लेना नहीं है। तो अभी आपको 543 लोकसभा के क्षेत्र हैं। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो ही 543 क्षेत्रों में चुनाव होता है, जो कि पूरे इंडिया में फैला हुआ है। तो अब देखिए, आपको पता होगा कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो प्रत्येक क्षेत्र से कैंडिडेट खड़ा होते हैं।
जब लोकसभा का चुनाव होता है तो प्रत्येक क्षेत्र से कैंडिडेट खड़ा होते हैं, प्रत्याशी कह सकते हैं, कैंडिडेट को उम्मीदवार कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सोचिए थोड़ा सा, तो एक लोकसभा क्षेत्र से आपको जब चुनाव होता है तो कई कैंडिडेट खड़ा होते हैं, लेकिन जीतता कितना है? एक क्षेत्र से कई कैंडिडेट खड़ा होता है लेकिन जीतता कितना है? एक। जैसे मान लो बेटा, एग्जाम्पल देते हैं, नालंदा लोकसभा क्षेत्र। और एक चीज यार बता दें, जो 543 लोकसभा का क्षेत्र का जो नाम है, इस सब क्षेत्र का नाम दिया गया है। ये तो हम जान गए कि 7.5 लाख की आबादी इतना दूर में हो गई, तो एक लोकसभा क्षेत्र बन गया और सभी लोकसभा क्षेत्र का नाम भी है। ऐसे समानतः आपको एक लोकसभा क्षेत्र का जो नाम दिया गया है, उस जो ये क्षेत्र है जिस जिला में पड़ता है, जैसे नालंदा का जो लोकसभा का क्षेत्र है ये नालंदा में पड़ता है, इसलिए नालंदा लोकसभा क्षेत्र है। उसी तरह से जमुई के क्षेत्र में आबादी इतना है तो जमुई लोकसभा क्षेत्र है। मेरा कहना यह है कि जो लोकसभा क्षेत्र जो 7.5 लाख की आबादी पर बनाई गई, वो प्रत्येक को नाम दिया गया है। अब प्रत्येक का जो नामकरण किया गया है समानतः उस जिले के नाम पर, जिस जिला में वो जनसंख्या है, जिस जिला में वो लोकसभा का क्षेत्र है। जैसे नालंदा लोकसभा क्षेत्र नालंदा जिला में है, जमुई लोकसभा क्षेत्र जमुई में है। क्या कोई टेंशन नहीं। तो गौर करेंगे तो ये जान जाइए, तो लोकसभा सभी लोकसभा क्षेत्र का नाम है बेटा आपका, नवादा लोकसभा क्षेत्र है, लद्दाख लोकसभा क्षेत्र है। इस तरह से आपको इस तरह से भारत में लोकसभा के कितने क्षेत्र हैं? 543 क्षेत्र हैं। गौर करेंगे, सभी क्षेत्रों में चुनाव होती हैं। अब अभी एक कॉमन में समझ सकते हैं कि एक क्षेत्र से कई कैंडिडेट खड़ा होते हैं, हर एक पार्टी वाला अपना कैंडिडेट खड़ा करता है। हर एक क्षेत्र से आपको हर एक पार्टी वाला अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करता है। लेकिन ये तो चुनाव हो गया, जब जानेंगे लोकसभा का चुनाव हो रहा है, सभी क्षेत्र इसी तरह से इस क्षेत्र से कई कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो इस क्षेत्र में भी तो कई कैंडिडेट खड़ा होते होंगे, इसमें भी कई खड़ा होते होंगे। इस तरह से 543 लोकसभा क्षेत्र में कई कैंडिडेट खड़ा होते होंगे। लेकिन जब चुनाव के पश्चात काउंटिंग होती है, जिसको आप कह सकते हैं, ध्यान देंगे, मतगणना काउंटिंग होती है, तो काउंटिंग के पश्चात रिजल्ट निकलता है। तो रिजल्ट निकलता है तब कहते हैं कि इस क्षेत्र से फलाना आदमी जीत गया। गौर करेंगे, जैसे नालंदा से जीत गए कौशलेंद्र कुमार, उस तरह से नवादा से को जीतेंगे, बेगूसराय से को जीतेंगे। तो ये गौर करेंगे, हर एक क्षेत्र से एक कैंडिडेट खड़ा होता है, तो नहीं, हर एक क्षेत्र से कई कैंडिडेट खड़ा होता है, लेकिन जीतता कितना है? एक। तो सोचने वाली बात है कि टोटल लोकसभा का क्षेत्र 543 था, 543। तो सोचो बेटा कि हर एक क्षेत्र से एक कैंडिडेट खड़ा होगा, एक कैंडिडेट जीतेगा, तो टोटल कितना कैंडिडेट हुआ? 543। इसका मतलब है कि 543 आदमी चुनाव जीते। क्या चीज का चुनाव? लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव जो आदमी जीतता है उसको एमपी कहते हैं, एमपी। लोकसभा का चुनाव जो आदमी जीतता है उसी को बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो आदमी लोकसभा का चुनाव जीतता है सो क्या बोलते हैं? एमपी। ना कहते एमपी साहब आ रहे हैं। अरे बेटा, इसको बोलते हैं लोकसभा के सदस्य भी, अरे इसको तो सांसद भी बोलते हैं। एमपी को सांसद भी बोलते हैं, संसद नहीं, सांसद। संसद अलग चीज़ है। एमपी को हिंदी में सांसद भी और अंग्रेजी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, और इसको लोकसभा का सदस्य भी बोलते हैं। लोकसभा का सदस्य, जो आदमी लोकसभा का चुनाव जीता उसको लोकसभा का सदस्य भी कहते हैं। तो ये आपको टेंशन लेना नहीं है। तो सोचो बेटा, ध्यान देंगे, तो जितना लोकसभा का क्षेत्र है, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से एक कैंडिडेट जीता, तो टोटल हो गया 543 कैंडिडेट, जो कि प्रत्येक कैंडिडेट को एमपी कहते हैं। तो टोटल एमपीज हो गए 543। क्लियर? तो एमपी 543। तो इतना एमपी चुने जाते हैं, इलेक्टेड हैं, जिसको निर्वाचित भी कहते हैं हम लोग। तो भारत में वर्तमान समय में बता रहे हैं आपको, निर्वाचित वैसे एमपी न कहता, निर्वाचित वैसे एमपी को कहा जाता है जो चुनाव जीता हो, चुनाव लड़ा हो, जीता हो। तो बहुत सारे के मन में आता होगा, दा देंगे,
बहुत सारे मन में आता होगा कि तो कौन बिना चुनाव जीतले चलाता है? आता है। आपको ध्यान देंगे, दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना चुनाव जीतले एमपी बन जाता है। आपको क्लियर कर दें, जिनके मन में पाप है वो पाप को दूर कर ले। वो ध्यान देंगे, बिना चुनाव जीतले भी दो आदमी लोकसभा का सदस्य बन सकता है, लोकसभा का सदस्य। तो आपको हो कि कौन जीतेगा, कैसे बन जाएगा? तो आपको ध्यान देंगे, दो व्यक्ति बिना चुनाव जीतले, आपको बिना चुनाव लड़े हुए एमपी बन जाते हैं, और दो होते हैं एंग्लो इंडियन का सदस्य। एंग्लो इंडियन, अब प्रश्न उठता है कि एंग्लो इंडियन क्या चीज़ है? एंग्लो इंडियन को आंग्ल इंडियन भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज, इंग्लिश मैन। तो एक चीज़ और क्लियर कर दें आपको कि अभी वर्तमान समय में भारत में ऐसे 543 लोकसभा के सदस्य तो चुने गए, ये निर्वाचित कहलाए। निर्वाचित वैसे एमपी को कहा जाता है जो चुनाव जीत के आए हों, वो निर्वाचित हो गया, इलेक्टेड अंग्रेजी में। तो अभी कोई पूछे बेटा कि भारत में इलेक्टेड एमपी यानी निर्वाचित एमपी कितने हैं, तो मेरा जवाब होगा 543। क्लियर? इलेक्टेड इसको बोलते हैं निर्वाचित, ये हो गया इलेक्टेड एमपी, इलेक्टेड एमपीज इतने हैं, ध्यान देंगे। इसको निर्वाचित भी कहेंगे, निर्वाचित एमपी, ठीक है। और भारत में दो मनोनीत भी होते हैं, इसको बोलते हैं नॉमिनेट। अब ध्यान देंगे, भारत में आपको निर्वाचित एमपी कितने हो गए हैं? निर्वाचित एमपी हो गए 543 लोकसभा में, और मनोनीत होते हैं दो, और तो हो गया 543 और 2 545। जो मनोनीत होते हैं वो भी एमपी हैं, तो 545 वो करेंगे। तो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ टोटल एमपी कितने हैं? 545 हैं। अभी हमारे यहाँ वर्तमान में टोटल एमपी कितने हैं? 545, जिसमें अगर कोई पूछे कि निर्वाचित कितने? 543, मनोनीत कितने? 2। अब मनोनीत के मतलब मान लिया गया, अब मानेंगे कौन? ध्यान देंगे, तो मानेंगे राष्ट्रपति। और ये दो ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे वो कि जो एंग्लो इंडियन का मेंबर हो। और ये अक्सर बताते रहते हैं कि एंग्लो इंडियन क्या चीज़ है। एंग्लो इंडियन वैसे व्यक्ति को कहा गया कि जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ हो, और आपको पता होगा कि आपको बहुत सारे हमारे यहाँ पूर्वजों पर अंग्रेज लोग शासन करते थे, या ये सीधे जान जाइए कि पहले भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, हम लोग अंग्रेज का गुलाम थे, तो यहाँ अंग्रेज रह करके शासन करते थे। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के पश्चात भी कुछ अंग्रेज भारत में रह गए, यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिए। यहाँ का माहौल, इन्वायरमेंट उनको पसंद आया, यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिए। तो वैसे अंग्रेज जो देश की आज़ादी के पश्चात यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिए, यहाँ रह रहे हैं, वैसे अंग्रेज को ही आपको कहा जाता है, आपको एंग्लो इंडियन। अब हम तो समझते हैं कि किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंग्लो इंडियन अंग्रेजी शब्द है, इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं आप, एंग्लो इंडियन, ये ध्यान देंगे। तो एंग्लो इंडियन, तो इसमें एंग्लो इंडियन को चुनाव जीतना नहीं पड़ता है, चुनाव में खड़ा नहीं होते हैं। ढेरों एंग्लो इंडियन आ रहा है, तो मान लो कि हम राष्ट्रपति हैं, उधर एंग्लो इंडियन के मेंबर हैं, तो राष्ट्रपति अपना विवेक का इस्तेमाल कर, विवेक माने बुद्धि, इस विवेक का इस्तेमाल कर एंग्लो इंडियन में से दो व्यक्ति को एमपी चुन लेते हैं। वो देखते हैं कि जो ज़्यादा बुद्धिजीवी होते हैं, काबिल होते हैं, वैसे दो व्यक्ति को एमपी बना लेते हैं। इसका मतलब है कि दो एमपी राष्ट्रपति के कृपा से बनते हैं। राष्ट्रपति की नज़र में जो अच्छे एंग्लो इंडियन के मेंबर हो, किस लिए? अरे बेटा जान जाओ किस लिए एंग्लो इंडियन को चुनते हैं, आपको ये भी क्लियर कर दें। तो आपको ये क्लियर कर दें, पहले तो बता दें कि एमपी का चुनाव क्यों होता है, एमपी क्यों बनाते हैं आप, हर एक क्षेत्र का एमपी क्यों होता है। आपको पता होना चाहिए कि एक क्षेत्र का कोई एमपी है तो जिस क्षेत्र से वो एमपी बना है, लोकसभा का चुनाव जीता है, जिस क्षेत्र से, उस एमपी का दायित्व है या कर्तव्य है कि उस क्षेत्र का विकास करना। यानी यह स्पष्ट हो गया, किसी क्षेत्र के विकास के लिए आपको एमपी को, किस क्षेत्र, जो उनका क्षेत्र है, यानी एमपी जो होते हैं अपने क्षेत्र का विकास करते हैं।
तो ये क्षेत्र हर एक का क्षेत्र है जो 7.5 लाख की आबादी पर बनाया गया था। अब प्रश्न उठता है कि तो एंग्लो इंडियन का कौन सा क्षेत्र है? तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि हमारे यहाँ अंग्रेज लोग भी हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि आपको एक क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं उसका प्रतिनिधित्व, उसका देख रेख का काम, उसके समस्या को हल करने का काम एक एमपी करते हैं, एक एमपी। तो अब अंग्रेज लोग को देखने के लिए अंग्रेज लोग पर भी शासन करने वाला होना चाहिए, उनको देख रेख करने वाला, तो उन्हीं में से चुना गया है। कुछ सोच करके ऐसा किया गया है क्योंकि उन अंग्रेज को देखने के लिए भारतीय एमपी बना दिया जाए तो हो सकता है कि अपने पूर्वजों का बदला ले ले अंग्रेज से, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग के पूर्वजों के साथ अंग्रेजों ने क्या किया ये सबको पता है। तो ये दिमाग में ये रखेंगे फाइनली कि हमारे देश में आपको लोकसभा के कुल सदस्य अभी वर्तमान में 545 है। ये ध्यान देंगे 545, जिसमें निर्वाचित कितना 543, मनोनीत कितना 2, इसको नॉमिनेट भी बोलते हैं, इलेक्टेड। ये हो गया नॉमिनेट, ध्यान देंगे नॉमिनेट होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड ये जान जाइए, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो अब देखिए एक चीज और, तो सबसे पहले आपको हम क्लियर ये भी कर दें आपको हम कि लोग प्रधानमंत्री कैसे, टॉपिक मेरा था प्रधानमंत्री कैसे बनता है, तो आपको हम क्लियर कर दें कि प्रधानमंत्री आपको तब बनेगा कोई भी आदमी, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले लोकसभा का चुनाव होगा। क्या होगा? लोकसभा का चुनाव। तो लोकसभा का चुनाव कहाँ होगा? लोकसभा के क्षेत्रों में होगा। जब चुनाव होगा तो कितने कैंडिडेट जीतेंगे? जितना क्षेत्र उतना एमपी जीतेंगे। टोटल क्षेत्र है कितना? 543, ठीक है। तो 543 हो गया और 2 मनोनीत हैं। तो ये अभी जानते हैं कि जो चुनाव जीतते हैं उसको लोकसभा का सदस्य कहा जाता है। तो 543 का चुनाव हुआ, 2 मनोनीत, यानी टोटल 545। जानेंगे जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट आता है, एक चीज़ और बताते हैं आपको हम, जब चुनाव होता है तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पार्टियों के लोग अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो आपको पता होगा ना, कहते नालंदा से कांग्रेस का उम्मीदवार ये है, बीजेपी का उम्मीदवार ये है, आरजेडी का ये है, जेडीयू का ये है, कई सब पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, लेकिन जीतता कोई एक है। तो इस तरह से पूरे भारत में हुआ हो सकता है कि कोई एक क्षेत्र से बीजेपी जीता, दूसरा क्षेत्र से भी बीजेपी जीत सकता है, तीसरा से भी जीत सकता है, चौथा से कांग्रेस जीत गया, ऐसा हो सकता है आपको। ऐसा नहीं कि सब जगह से, अब जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टी को जीत भी सकता है। तो आपको बता दें लोकसभा का चुनाव हो गया, प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले लोकसभा का चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव कितने क्षेत्रों में? तो 543 क्षेत्रों में चुनाव होगा। तो चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा। चुनाव हो गया मान लिया जाए, चुनाव हुआ तो रिजल्ट आएगा। तो मान लो बेटा कि रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा कि कौन पार्टी का कितना कैंडिडेट जीतेगा। मान लिया कि एक पार्टी खड़ी हुई थी बीजेपी, फिर है आरजेडी, फिर है जेडीयू, फिर है कांग्रेस, इस तरह से पूरे इंडिया में कई पार्टियां हैं। तो देखा गया कि बीजेपी को 275 सीट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये 543 क्षेत्र है ऐसा, तो इसका मतलब है कि 275 जगह से बीजेपी उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 200 है तो 543 क्षेत्र, ऐसा कितने क्षेत्र है? 543। तो ये रिजल्ट आया चुनाव के बाद तो बीजेपी को 275 सीट आया। इसका मतलब समझिए कि 275 सीट आया, इसका मतलब 275 जगह से बीजेपी के कैंडिडेट जीते। तो ये जानेंगे सबसे पहले चुनाव हुआ, रिजल्ट आ रहा है तो बीजेपी को 275 आ गया, आपको आरजेडी को 25 आ गया, और जेडीयू को मान लो कि 43 आ गया, और कांग्रेस को हम बता दें कांग्रेस को 200 आ गया, और कोई पार्टी को कोई सीट नहीं आया, सब पार्टी का सब हार गया। अब टोटल देखिए कितना हुआ? 543। आपको 543 सीट का रिजल्ट आ गया। तो गौ करेंगे तो ये अब जोड़िए सब, आपको 543 आ जाएगा। 543 सीट में 275 सीट किसको मिल गया? बीजेपी को। और आरजेडी को कितना मिला? 25 सीट, जेडीयू को 43 सीट, कांग्रेस को 200 सीट, और कोई अन्य पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला, मान लिया जाए। ऐसा आ गया आंकड़ा। तो ये 543 का रिजल्ट आ गया।
अब देखा जाता है, अब देखा जाता है बेटा आपका कि अब किस पार्टी को पूर्ण बहुमत आया, किस पार्टी को पूर्ण बहुमत आया। तो पूर्ण बहुमत के मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग को दिक्कत हो रही होगी। पूर्ण बहुमत का मतलब हुआ, ऐसे आपको क्लियर कर दिए हैं कि लोकसभा का कुल हमारे यहाँ सदस्य हैं 543 और 2 45, क्योंकि रिजल्ट निकलेगा आपको पूर्ण बहुमत जो निकाला जाएगा वो 545 पर निकाला जाएगा, न कि 543 पर। ये भी क्लियर कर दें आपको, क्योंकि ये तो 543 चुनाव लड़के जीते, 2 तो मनोनीत भी है, तो हमको रिजल्ट पूर्ण बहुमत जो निकाला जाएगा 545 पर। तो जिस पार्टी को जितना कुल सीट है लोकसभा का, उसका आधा से कम 1 सीट ज़्यादा चलावे, कम से कम 1 सीट, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकता है। तो लोकसभा के चुनाव के बाद देखा जाता है कि किस पार्टी को पूर्ण बहुमत आया। पूर्ण बहुमत के मतलब हुआ कि लोकसभा का जितना ये सदस्य हैं 545, उसके आधा से कम 1 अधिक। तो बेटा ये आपको इसका आधा हो जाएगा 272, इसका आधा हो जाएगा 272 आदमी, तो यानी 273 सीट भी जिसको चलाएगा जिस पार्टी को, तो हम समझेंगे कि उसको पूर्ण बहुमत आ गया। इसका जानेंगे तो बीजेपी को कितना आया 275, यानी पूर्ण बहुमत आ गया। अरे पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए तो 273, इससे ज़्यादा। तो कितना के दिमाग में हुआ कि अभी बोले कि 1 ज़्यादा तो 273 हुआ। 273 आदमी होता है क्या? नहीं होता है। अरे मान के चलेंगे इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 273 सीट जिसको आ जाएगा जिस पार्टी को, उस पार्टी को हम समझेंगे कि उसको लोकसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत आया। तो बेटा ये सबसे लोकसभा के चुनाव के बाद देखा जाता है किस पार्टी को पूर्ण बहुमत आई। पूर्ण बहुमत आ भी सकता है, न भी आ सकता है, दोनों कंडीशन बताएंगे हम। सबसे पहला कंडीशन बता रहे हैं कि मान लो कि पूर्ण बहुमत किसी पार्टी को आ गया, देख लिए ये स्पष्ट दिख रहा होगा कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत आ गया, क्योंकि पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए इससे टोटल सदस्यों का आधा से कम 1 अधिक, तो आता है 273, इसको आ गया 275। तो देखा जाता है किस पार्टी को पूर्ण बहुमत आया। किस पार्टी को पूर्ण बहुमत आया? बीजेपी को। तो ये तय हो गया कि बीजेपी का ही आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, यानी केंद्र में सरकार जो बनेगी बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार का मतलब हुआ कि बीजेपी का ही आदमी प्रधानमंत्री बनेंगे और बीजेपी का ही आदमी कई मंत्री बनेंगे, जैसे रेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री ... और मंत्री। तो ये तय हो गया कि लोकसभा के चुनाव के पश्चात देखा जाता है कि जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत आई, किस पार्टी को पूर्ण बहुमत आए, जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत आता है उसी पार्टी का सरकार बनती है। तो ये क्लियर हो गया कि बीजेपी की सरकार बनेगी। तो अब ध्यान देंगे उसके बाद क्या होता है। उसके बाद देखा जाता है कि बीजेपी को तो पूर्ण बहुमत आ गया। अब बीजेपी वाले लोग अब ध्यान देंगे, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं और इसके जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो करेंगे, ये बैठ के रिजल्ट के बाद एक मीटिंग बुलाएंगे, तो उसमें सब लोग उपस्थित होंगे। उस मीटिंग में तय करेंगे कि हमारा नेता कौन बनेगा। नेता मतलब प्रधानमंत्री कौन होगा। चुनाव के पश्चात जब पूर्ण बहुमत आ गई बीजेपी को, तो उसके बाद रिजल्ट के बाद तुरंत बीजेपी वाले लोग एक अपना अचानक मैंने आपको कह सकते हैं कि एकाएक बैठक बुलाते हैं, ये तय करने के लिए कि हम लोग का पार्टी में तो कई लोग हैं, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो प्रधानमंत्री इतने में बनना है आपको, इससे अलग भी बन सकते हैं बीजेपी वाले लोग, बताएंगे आपको हम, अभी समझिए। तो ये बैठ करके मीटिंग करेंगे, मीटिंग में तय करेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो ये तय कर लिए बीजेपी वाले लोग कि मान लो कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, मान लेते हैं हम नरेंद्र मोदी। तो ये बीजेपी वाले लोग तय कर लिए कि हमारा नेता, ये निश्चित है कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी बनेंगे, यानी ये कहलाएंगे। जब सब लोग चुन लिए नरेंद्र मोदी को, तो नरेंद्र मोदी को कहा जाएगा बहुमत दल का नेता। कौन दल का नेता? बहुमत दल का नेता। यानी बहुमत दल क्यों? क्योंकि इस पार्टी को बहुमत आई है, मेजोरिटी आई है। तो
तो ये रिजल्ट के बाद आपको जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत आती हैं उसी पार्टी के लोग ये तय करते हैं कि हमारा बहुमत दल का नेता कौन होगा। तो नरेंद्र मोदी को बहुमत दल का नेता वो होगा जो बैठक में चुना जाएगा। तो नरेंद्र मोदी को चुना तो ये बहुमत दल के नेता हो गए। बहुमत दल के नेता लोकसभा में, क्योंकि चुनाव हुआ लोकसभा में, तो इनको कहेंगे कि लोकसभा का बहुमत दल का नेता, लोकसभा का बहुमत दल का नेता। और जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता चुनाता है वही आदमी प्रधानमंत्री बनता है। तय हो गया। ये लोग चुन कर करके ये सूचना देंगे राष्ट्रपति को कि हम लोग ने अपना नेता चुन लिया है। किनको चुना है? नरेंद्र मोदी को। तब राष्ट्रपति, इस सूचना जाती है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति तुरंत नरेंद्र मोदी को बुलाएंगे और इनको राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे। एक चीज और ध्यान देना है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं किनका? प्रधानमंत्री का। एक चीज और पूछता कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अरे चुनाव तो एमपी का हुआ, चुनाव में जीतो उसको एमपी का है, तो एमपी का चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़ी हुआ था। अब ऐसा है कि प्रधानमंत्री को वोट दिए थे आप? नहीं, आपको चुनाव होता लोकसभा के सदस्य का। लेकिन ध्यान देंगे ये प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया बताए तो ये दिमाग में भी रहे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं। तो गौर करेंगे, अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। क्लियर? मेरा टॉपिक यही था कि प्रधानमंत्री कैसे बनता है, कौन बनता है, कैसे बनता है और कौन बनता है। तो आप कह सकते हैं कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो चुना जाता है वहीं आपको प्रधानमंत्री बनता है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये बातें भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपको 75 में की गई हैं। यानी एक चीज क्लियर हो गया कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं जिसका वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 75 में। अगर सीधे पूछे कि प्रधानमंत्री के बारे में वर्णन कहाँ है तो 75 में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो हाँ, एक चीज बताया था बेटा कि ये तो पूर्ण बहुमत किसी पार्टी को आ गई तब, इन केस। और एक चीज कर दें कि अगर किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव के पश्चात पूर्ण बहुमत नहीं आया, ये भी संभव है। ये तो पूर्ण बहुमत आ गया था बीजेपी को। इन केस लोकसभा का चुनाव हुआ, किसी पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं आया, कैसे नहीं आया हम दिखा रहे हैं आपको, देखिएगा। मान लो कि बीजेपी को 200 सीट आया, बीजेपी को 200 सीट आया, आपको 100 सीट आ गया आरजेडी को, डालेंगे जेडीयू को 43 सीट आ गया और 200 सीट आ गया आपको कांग्रेस को। अब देखो तो टोटल मिला के 545 हो गए। अरे 543 सीट पर चुनाव हुआ था यार, जानेंगे तो टोटल का जोड़ोगे, मान लें कि बीजेपी को 200 सीट आया और आरजेडी को 100 सीट आ गया, जेडीयू को 43 सीट आ गया, कांग्रेस को 200 सीट आ गया। अब देखो किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए कम से कम 273 सीट। 273 जो बताए थे आपको पहले बोले थे हम, तो एक किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं आई तब प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? तब ध्यान देंगे, तब क्या होगा, यहाँ पर कई पार्टियां अलायंस करेंगी। आपको प्रधानमंत्री ही नहीं कि बहुत से सोचेंगे कि जिसको ज़्यादा सीट है उस पार्टी का प्रधानमंत्री बन जाएगा, नहीं। आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको पूर्ण बहुमत जरूरी है। तो ध्यान देंगे, ज़्यादा सीट से मतलब नहीं, पूर्ण बहुमत जरूरी है। अब ये देखिए दूसरा केस बता रहे हैं आपको कि एक तो केस बता दिए कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ हो और लोकसभा के चुनाव में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत आ गया हो, लेकिन ध्यान देंगे कि अगर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं आया हो तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। इस स्थिति में कई पार्टियां मिलकर करके गठबंधन करेंगी, अलायंस कह सकते हैं उनको आप अंग्रेजी में, क्योंकि उनको पूर्ण बहुमत दिखाना ही है, या तो अकेले दिखा दें या तो कई पार्टियां मिलकर के दिखा दें। अगर मान लिया जाए कि ये दोनों पार्टी मिल जाती हैं, बीजेपी से आरजेडी से दोनों पार्टी मिल जाती हैं, तो 200 और 100 कितना 300 सीट आ गया, पूर्ण बहुमत आ गया।
अगर दोनों पार्टी के नेता का मन मिलता है, आपस में जो कंडीशन है दोनों मानते हैं, तो ये मिल करके दोनों अगर मिल जाते हैं तो 300 सीट आ जाता है और पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेता है, क्योंकि पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए 273 सीट। क्लियर? तो ये स्पष्ट हो गया कि अब ये दोनों मिल करके सरकार बनाएंगे। मने ध्यान देंगे, इसमें तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा और मंत्री कौन होगा। मंत्री निश्चित ही गठबंधन के आरजेडी का भी मंत्री होगा, अब बीजेपी भी का ही मंत्री होगा। तो ये तय हो गया कि तो इस स्थिति में गठबंधन से सरकार बनती है। यानी लोकसभा के चुनाव में यदि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं आया हो तो कई पार्टियां मिल करके सरकार बनाती हैं, गठबंधन करके। अब ये 300 आप प्रश्न तय भी कि प्रधानमंत्री बीजेपी वाला बनेगा कि आरजेडी वाला बनेगा, ये तो बेटा बैठ करके से दोनों नेता तय करेंगे, दोनों पार्टी के नेता। इनको 200 सीट है तो निश्चित है कि इनका पलड़ा भारी है, इसी पार्टी का आदमी प्रधानमंत्री बनेगा जो नियमता है। तो ये तय कर देंगे, बैठक में शामिल सब होंगे क्योंकि गठबंधन से सरकार बन रही है। लेकिन इसी बैठक में तय हुआ, हो सकता है कि सभी नेताओं ने मान लिया कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी ही हो, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो दो आधार पर प्रधानमंत्री आपको कैसे बनते हैं एक क्लियर हो गया। एक तो किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत आ जाए, दूसरा किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं आए। दोनों केस में प्रधानमंत्री कैसे बनता है ये आपको क्लियर कर दिए। मेरा टॉपिक यही था कि प्रधानमंत्री कैसे बनता है। ठीक है, तो गौर करेंगे। तो एक चीज़ और बता दे बेटा आपको, इससे भी कई क्वेश्चन आपको आ रहा है और ये भी बता दिए। एक चीज़ और समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको जो आदमी प्रधानमंत्री बनेगा उसकी आयु कम से कम 25 साल होनी चाहिए। 25 साल से कम नहीं, अधिकतम की कोई सीमा नहीं, आपको अधिकतम का कोई सीमा नहीं है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, जानेंगे उसे पागलपन या दिवालियापन का शिकार नहीं होनी चाहिए, वैसे आदमी प्रधानमंत्री बनते हैं। क्लियर? तो बड़ा ये आपको प्रधानमंत्री कैसे बनता है इससे जुड़ी बड़ी बातें हैं, कई वीडियो प्राप्त होंगे आपको, फिर आगे बताई जाएगी आपको हम। चलिए यहीं पर आपको हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।